आदाब, नमस्कार। वॉइस ऑफ अमेरिका इंडिया में आपका स्वागत और इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त रोहतक में हैं। एमडीयू आप सब जानते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। तमाम क्रांतिकारी लोग, बहुत बड़े नामचीन लोग यहाँ से हरियाणा में पास आउट होकर कुछ ना कुछ उन्होंने देश के लिए या अपने राज्य के लिए किया है। चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है। 5 तारीख को पोलिंग है। हरियाणा में इस बार बहुत सारे वादे हुए। किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला। जिसको नहीं मिला वो बगावत कर गया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती है, लेकिन बीजेपी भी हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, योगी हों, हिमंत बिश्वा शर्मा हों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी पूरी ताकत ज़मीन पर लगा दी है। तो कांग्रेस ने भी अंत के 3 दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यात्रा के लिए मैदान में उतार दिया। काफ़ी कुछ हुआ, तमाम आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस के अंदर कई खेमे हैं, उन खेमों की बातचीत सब कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि बताएं, समझाएं आपको कि हरियाणा चुनाव कैसा रहा, प्रचार कैसा रहा और नतीजे कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ एमडीयू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र शर्मा हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर अपनी नज़र बना के रखते हैं और अपनी हिस्सेदारी भी जैसे हो सकता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनदीप पुनिया हैं। मनदीप पुनिया को सब आप जानते हैं। इनका अपना जो न्यूज़ पोर्टल, उसका नाम गांव सवेरा है और काफ़ी ज़मीन से इन्होंने पत्रकारिता की है, चाहे किसान आंदोलन हो या पहलवानों का आंदोलन। और लगभग इस चुनाव में उन्होंने हर विधानसभा को कवर किया है, या तो उनके पॉलिटिशियंस की को से बातचीत करके या वहाँ जा करके ग्राउंड रिपोर्ट करके। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे, हरियाणा के चुनाव को इस बार कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस के लिए केक वॉक है, जैसा परसेप्शन बन गया है, जैसी चर्चाएं हो रही हैं? कुछ हद तक ये लगता है, क्योंकि बदलाव नज़र आ रहा है और इसमें कांग्रेस से भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि भाजपा के खिलाफ एक तरह से एक लहर सी चल रही है खिलाफ। और उसका कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई काम बहुत गलत किए हों या कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं हों लोगों की। हरियाणा की ये प्रवृत्ति रही है कि वो बदलाव चाहता है। पिछले 50 साल की अगर हम लोग राजनीति देखेंगे तो कोई दूसरी बार किसी भी राजनीतिक दल को जनता ने बहुमत नहीं दिया है। दूसरी बार अगर किसी ने सरकार बनाई है तो वो जोड़ तोड़ के बनाई है, चाहे 2009 में भूपेंद्र हुड्डा हो या 2019 में ये मनोहर लाल खट्टर जी हों। तो ये यहाँ की जनता है, ये जनता की परिपक्वता है कि वो बदलाव चाहती है। और प्रजातंत्र का मतलब यही है कि कोई राजशाही नहीं है कि कोई सत्ता में आ गया तो वो उम्र भर के लिए है। परिवर्तन ही एक तरह से प्रजातंत्र की खूबसूरती है। तो आपको लगता है कि यहाँ परिवर्तन हो जाएगा इस बार? हाँ, मुझे बिल्कुल पूर्ण तरह से। एक बात आपने कही डॉक्टर शर्मा कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है। जी हाँ, जी हाँ। तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं वो जातिगत पॉलिटिक्स में आऊँगा। पहले ओपनिंग कमेंट्स मनदीप से भी ले लेते हैं। मनदीप, आप इतना घूमे, मैं देख रहा था आपने अभय चौटाला, विनेश फोगाट, किरण चौधरी, सारे बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं उनके इंटरव्यू किए, आपने ग्राउंड रिपोर्ट की। क्या आपका एनालिसिस है इस चुनाव के बारे में? देखिए, इसमें ये है कि हरियाणा की जो जनता है उसमें एक नैरेटिव घर कर गया है। और जो नैरेटिव घर कर गया हरियाणा की जनता में वो ये है कि हमारे साथ पिछले 10 साल में व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। जब भी हम मिलने के लिए गए हमारे नेताओं से तो उन्होंने हमारे ऊपर लाठियां मरवाई। तो उसमें किसान वर्ग है, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, मजदूर, यहाँ तक कि जो सरपंच थे, सरपंच भी डिमांड लेकर गए थे, उनके ऊपर भी लाठियाँ चली। तो हरियाणा में व्यवहार को लेकर बड़ी बात होती है कि आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन व्यवहार आप सौम्य रखें, इज्जतफुल चाहिए। इज्जतफुल चाहिए। तो इज्जत का एक हिसाब से तमाशा बनाया गया, तो उससे लोगों को परेशानी है। लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी इज्जत नहीं कर सकता उनको हम नहीं रखेंगे। और यही एक नैरेटिव है जो लोगों में ज़्यादा काम कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा आसमान में थूकते हैं, अब इनको दिखाएंगे कि क्या मामला है। तो हरियाणा में चुनाव ना मैंने कई बार देखा है। 2009 से मैं लगातार हरियाणा के चुनाव देख रहा हूँ। हरियाणा के लोग जिताने से ज़्यादा हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी रड़क काटनी है। रड़क काटनी मतलब ये एक हरियाणवी वो है, मुहावरा है। रड़क काटना होता है कि इसकी जो अकड़ है
उसको तोड़ना है। उसकी जो रीढ़ है ये लोगों के सामने खामखा तना रहता है ये वो, और उसमें कई और रूरल मुहावरे हैं। इसकी गर्दन में सरिया है, गर्दन में गाटर है, मतलब सरिया उसको बोलते हैं जिसकी कम झुक नहीं सकता है। हाँ हाँ, जिसके जिसके कम अकड़ है, जिसके गाटर थोड़ा चौड़ा होता है सरिये से, गाटर उसके बोलते हैं जो बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल नहीं झुकता है, तो उसके लिए तो रड़क निकालते हैं। तो रड़क निकालने वाला चुनाव है तो ये चुनाव मतलब अकड़ निकालनी है, बीजेपी की अकड़ निकालनी, ये चुनाव, ये माहौल है। हाँ, ये माहौल है। सर ये बताइए कि जैसे मनदीप कह रहे हैं कि बीजेपी की अकड़ निकालने वाला चुनाव है, नंबर्स पे हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लिए कोई उम्मीद नहीं है? क्योंकि हमने देखा है, भले ही देखिए 2014 में जब बीजेपी आई और 2019 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रही, और 90 में उनको 41 सीटें मिली, उन्होंने जीती, फिर उन्होंने जेजेपी को साथ लिया, वो अलग बात है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो बीजेपी के लिए शायद वो नॉन जाट बनाम नॉन जाट का फॉर्मूला हो या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, वो काम करता रहा है। क्या इस चुनाव में करेगा वो काम? नहीं, इस चुनाव में इसलिए नहीं करेगा कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक साधारण चुनाव है जिसमें जात पात भी चलती है और दूसरे मुद्दे भी चलते हैं, वो इस तरह की बातें नज़र नहीं आ रही हैं। और जात पात कुछ कभी कभार तो सफल होती है, लेकिन आखिर में जाकर लोगों के जो रोज़मर्रा के मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं। अब चाहे वो बेरोज़गारी का हो, चाहे वो रोज़गार का हो, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो गरीबी का हो, आखिर में जाकर जनता इन मुद्दों पर आ जाती है। और उस समय जब ये मुद्दे हावी हो जाते हैं तब फिर जात पात जो है वो पीछे रह जाती है। ये मेरा मानना है। जैसे मनदीप कह रहे हैं ये अकड़ निकालने वाला चुनाव है, लोगों के दिमाग में कि भाई बीजेपी की अकड़ निकालनी है, तो क्या वो अकड़ निकालने वाली शायद बात हो एक, लेकिन क्या इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन भी है। लोगों को किसानों को लगा कि नहीं, ये हमारी सरकार नहीं है, तो किसान आंदोलन आज 3 साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 3 साल पहले था। और अभी भी हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे किसान बैठे ही हुए हैं और किसानों को हरियाणा से बॉर्डर जाने नहीं दिया गया। जब ये आंदोलन जनवरी में शुरू हुआ था तो बहुत प्रिवेंटिव डिटेंशन हुए, लोगों को रोका गया, महापंचायतें ने उन्हें बहुत काफ़ी बल प्रयोग किया। क्या वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, देखिए किसानों की संख्या जो है वो काफ़ी है कि वो किसी भी चुनाव को पलट सकते हैं, किसी भी चुनाव को। इसके साथ साथ जो दूसरे जो मुद्दे हैं, जिसमें युवाओं में बेरोज़गारी का मुद्दा जो है वो एक बहुत भयंकर मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सब मिलकर, कोई एक मुद्दा कई बार नहीं भारी पड़ पाता है, लेकिन ये सारी बातें एक साथ जब हो जाती हैं तब वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत घातक सिद्ध होती हैं। जैसा कि इस चुनाव में लग रहा है कि भाजपा के लिए ये सारे मुद्दे जिनकी उन्होंने अनदेखी करी, वो मुद्दे अब भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं। वे मुद्दे भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं। मनदीप ये बताइए, अब हम लोग पॉलिटिकल बातें शुरू करते हैं थोड़ी सी। ये तो हम लोगों ने ओवरव्यू दिया अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव जो हुए 2024 में, उसमें 10 सीटें हैं हरियाणा में, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन हरियाणा में शायद वो एक एग्जिट पोल की तरह थे लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 5 सीटें जीती। क्या बीजेपी, जो सवाल किया, बीजेपी के लिए बिल्कुल ही लॉस बैटल है? उन्होंने मनोहर लाल खट्टर बहुत अनपॉपुलर हो गए थे, उनको सीएम पद से हटाया, नायब सिंह सैनी को लेकर के आए, और कुरुक्षेत्र वगैरह हम भी गए, वहाँ लोगों ने कहा कि भाई हमारी तरफ की पहली बार सीएम बना है, वरना हमेशा दूसरी तरफ का, रोहतक का या भिवानी का, उस तरफ का सीएम बनता रहा है, इस बार हमें पहली बार सीएम दिया है। तो नायब सिंह सैनी को लाने में देर कर दी बीजेपी ने, या फिर अभी भी कुछ बचा है बीजेपी के लिए चुनाव में? अच्छा, बीजेपी के लिए जो कुछ बचा है उसके बारे में अगर आपको समझना है तो आपको हरियाणा को एक बार ज्योग्राफिकल 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए। दिल्ली से 3 सड़कें निकलती हैं, एक मुंबई के लिए जाती है जो राजस्थान के जयपुर शहर से होकर जाती है, NH8 जिसको बोलते हैं, तो उसको दक्षिण हरियाणा मानिए। एक सड़क निकलती है बहादुरगढ़ से डबवाली तक जाती है, डबवाली से वो पंजाब में एंटर कर जाती है, तो सेंट्रल हरियाणा की सड़क मानिए। एक जर्नैली सड़क है जो इब्राहिम लोदी और मुग़ल काल में डेवलप हुई, और उसको GT रोड, वो आप सोनीपत से निकलती है और वो पेशोर तक जाती है आप, लेकिन इंडिया की हद तक माने तो उसको दिल्ली अमृतसर हाईवे मानिए। 3 लोकेशंस हैं। पिछली बार 2019 में जो बीजेपी सर्वाइव किया, 40 सीटें उसकी जो आई, 41 सीटें, वो बेसिकली दक्षिण हरियाणा और जो GT रोड बेल्ट है उससे आई थी। सेंट्रल हरियाणा 2019 में भी साफ हो गया था।
और दक्षिण हरियाणा में और जीटी रोड वाली कुछ सीट्स बताइए, कुछ ज़िले बताइए ताकि हमें दर्शकों को पता हो। अच्छा, जीटी रोड बेल्ट पे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला ये ज़िले पड़ते हैं। और जो दक्षिण हरियाणा, साउथ हरियाणा जिसको बोल रहे हैं, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे पड़ते हैं, तो उसमें फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ये ज़िले। तो इन ज़िलों ने मिलकर बीजेपी के अंदर जान फूकी थी। अब की बार जो सबसे बड़ा डेंट है वो उनको जीटी रोड बेल्ट पे हो रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन हुआ तो जो अंबाला लोकसभा और कुरुक्षेत्र लोकसभा की 18 विधानसभा सीटें हैं उन पे सबसे ज़्यादा डेंट बीजेपी को लग रहा है। और जो रूरल हरियाणा है उसमें, जो सेंट्रल हरियाणा जो कह रहा हूँ मैं, उसमें तो पहले भी डेंट था। पिछली बार भी 46 सीटों में से जो बीजेपी सिर्फ 5-6 सीटें ही जीत पाई थी, और अब की बार भी लग रहा है कि वही रिजल्ट रिपीट होगा। लेकिन जीटी रोड बेल्ट पे जो जिस दो टांगें हम मान के चलें कि एक तो जयपुर वाले NH8 और जो जीटी रोड पे के दम पे जो खड़ी थी, तो जो जीटी रोड वाली टांग है इस बार वो कटने जा रही है। और जो एक हिसाब से कहें कि NH8 वाली जो साउथ हरियाणा में भी हाफ होने जा रही है। बेसिकली कांग्रेस इसी टैक्टिस पे काम कर रही थी कि साउथ हरियाणा हाफ, बाकी का साफ, तो वो होता दिख रहा है। और बीजेपी का आप यकीन, मतलब किसी को यकीन नहीं होगा कि बीजेपी अंडर 25 या अंडर 20 परफॉर्म कर सकती है। मतलब 25 सीटों में, मतलब 90 में से 25 सीटों से भी कम रह सकती है। कम रह सकती है। 20-22 का आकलन बड़ा आम चलता है कि 20 या 22 सीटों पे ही सिमट जाएगी बीजेपी। 20 और 22 सीटों। अगर मान लीजिए सर, एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि बीजेपी 1.5 साल 2 साल पहले ही खट्टर साहब को हटा के नायब सिंह सैनी को बना देती मुख्यमंत्री, क्या कुछ फ़र्क पड़ता? देखिए, खाली व्यक्ति को हटाने से कई बार फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी नीतियों और सोच में भी बदलाव आना चाहिए। अगर वो लेकर आ पाते तब शायद बच पाते इस ये जो विरोध की जो लहर चल रही है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री को तुरंत चुनाव के पहले बदलने का सवाल है, ज़्यादातर हमने देखा है कि ज़्यादातर जो उदाहरण, जैसे चन्नी को बदला कांग्रेस ने, तो वो सफल नहीं हो पाया। वो सफल, क्योंकि वो इस तरह से बदलना ही एक तरह से हार मानना है। अगर आप मुख्यमंत्री को तुरंत बदल रहे हैं जो 9 साल 9.5 साल रहे, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है कि वो आपको जिता पाएंगे, नहीं जिता पाएंगे, तो नए आदमी कहाँ से जिता पाएगा। ये एक बात है। दूसरी बात सर ये बताइए, क्या मोदी जी अब पॉपुलर नहीं है हरियाणा में? देखिए, मोदी जी का जो ग्राफ है वो पूरे देश में ही एक तरह से गिर रहा है, वो सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। और दूसरी जो बात है कि पहले भी लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए कई राज्यों में, वहाँ पर भाजपा हारी है, कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में हारी पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में हारी, और जगह पर कर्नाटका में हारी। तो इसलिए कोई राज्यों का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, इन दोनों को हम लोग साथ नहीं देख सकते हैं। कहीं कहीं पे प्रभाव पड़ता है, कहीं कहीं पे नहीं पड़ता है। कहीं प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है। मनदीप साहब ये बताइए, अब कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने चुनाव में कांग्रेस में कहूँ दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कहूँ हुड्डास कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि उन्होंने अपनी चलाई। बेसिकली मैं तो यहाँ तक कहूँगा जर्नलिस्टिकली कि उन्होंने बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं एक दो, उन पर ही बुलडोज़र चला दिया। टिकट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा की छाप हर ज़िले में है। कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने अपनी पूरी चलाई है। किरण चौधरी नाराज़ होकर पहले ही चली गई। शैलजा की नाराज़गी हम सबको पता है कि बहुत नाराज़ रहीं। उस दिन हम और आप साथ में ही थे जब लोगों ने इंटरव्यू किया। उस दिन कुमारी शैलजा का आपने से भी बात हुई, हमसे भी बात हुई। वो हिसार में राहुल गांधी रैली करने गए। हिसार जो उनका गृह जनपद कह लीजिए, वो मंच पर नहीं जाती हैं। तो क्या ये जो शैलजा की अनदेखी है, जिसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया कि शैलजा दलित हैं और हुड्डा उनको बहन कहते हैं, पर उनकी इज्जत नहीं की, वो नाराज़ हैं और वो दलित हैं इसलिए उनके साथ ऐसा किया, क्या ये एक मुद्दा बन पाया, पॉलिटिकल मुद्दा ज़मीन पर आपको लगा? देखिए, जो ये चुनाव है इसमें जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स रही है उसका बहुत ज़्यादा असर तो ग्राउंड पे नहीं है, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स पर ये ज़रूर बात है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो कुछ हुड्डा कर रहे हैं उसमें जो अलग अलग समुदाय के नेता हैं। अब मान लीजिए कि हुड्डा ने 2014 से पहले राव इंद्रजीत को कांग्रेस में आइसोलेट करने की कोशिश की, उनको खुडे लाइन लगाने की कोशिश की। उसका असर ये हुआ कि वो बीजेपी में चले गए और उनके साथ साथ जो अहीर समुदाय था हरियाणा का वो भी साथ चला गया। आज के टाइम पे साउथ हरियाणा में कांग्रेस अपने पैर नहीं लगा पा रही है।
तो ये मामला है। जब आप किसी लीडर को आइसोलेट करते हो इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो उसके साथ उनके जो सामाजिक वर्ग है, खासकर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर भारत में तो ज़रूर वो भी आपसे छिटकता है। अगर शैलजा को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है और आगे भी की जाएगी, तो उनके जो समाज है, जो दलित समाज है, उसमें एक निराशा तो पसरेगी। पर दूसरी तरफ भी जो संविधान का मुद्दा है, राहुल गांधी जब हरियाणा में एंटर करते हैं और वो संविधान की किताब ऐसे उठा के दिखाते हैं, तो दलित वोट बैंक उसके चिपकता है। उनको पता है कि थोड़ी हमारी बड़ी लड़ाई है, एक बार के लिए कुछ चीज़ें नेगलेक्ट की जा सकती हैं। पर मुझे लगता है कि इन चीज़ों को समझना चाहिए। किसी भी अगर वंचित वर्ग का आगू को, उसके नेता को अगर आइसोलेट किया जाता है, तो उसके साथ जो वर्ग है, वो पूरा वंचित वर्ग है, उस सारे के दिमाग में पसरता है कि हमारे नेता को, हमारे आदमी को पीछे हटाया गया है। तो ये मामला, हालांकि इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की इतना प्रभावी बन नहीं पाई। बीजेपी के मुंह से वो अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि बीजेपी को अगर दलितों की इतनी फिक्र होती तो वो दलित सीएम अनाउंस कर देते कि हम चुनाव जीतने के बाद दलित सीएम बनाएंगे। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं। फिर वो किस मुंह से कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों को सीएम नहीं बनाना चाहती? अरे आप भी तो नहीं बना रहे ना, आप भी तो नहीं बनाना चाहते। आपके पास 2 बार से सत्ता थी, आपने कौन सा बना दिया? शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब आए तो एक हाथ भूपेंद्र हुड्डा का पकड़ा, एक हाथ कुमारी शैलजा का, और दोनों का हाथ मिलवाया मंच पर। शैलजा को पूरा सम्मान देने की कोशिश की मंच पर, अपने साथ रखा उन्होंने अपनी पहले दिन की यात्रा में और रैली में भी। सर, अब कुछ सीटों के बारे में बात करते हैं। इस बार चुनाव में जैसे विनेश फोगाट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गई हरियाणा के चुनाव में। मैं देख रहा था कांग्रेस जा के पहलवानों का अपमान, मतलब हर कांग्रेस का नेता अपनी रैलियों में पहलवानों के अपमान की बात करता है। विनेश चुनाव लड़ रही हैं। विनेश के चुनाव लड़ने से अपनी सीट जहाँ से लड़ रही है, जुलाना सीट है, जहाँ हम भी गए, में लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विनेश कितना बड़ा फैक्टर हो गई इस चुनाव में? देखो, विनेश खुद अकेले में कोई इस तरह का फैक्टर नहीं है, लेकिन जो एक पूरा संकेत गया है पिछले कुछ सालों में कि सरकार अवहेलना कर रही है, या जिसको हम लोग कह रहे हैं इज्जत नहीं कर रही है, उस तरह की जो बातें हैं, वहाँ पर ये एक मैसेज जाता है। उसमें विनेश सिर्फ एक पहलवान ही नहीं है, महिला भी है, दोनों चीज़ जाती है। क्योंकि विनेश के साथ महिला पहलवानों का मुद्दा था जो देश भर में छाया रहा कि किस तरह से जो हमारा खेलों से जो संबंधित प्राधिकरण है, उसमें किस तरह का एक तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से इन खिलाड़ियों का शोषण है, उस तरह के मुद्दे आए। और विशेषकर हरियाणा जैसे समाज में, जहाँ पर कि खेलों को आज के दिन बहुत प्राथमिकता दी जाती है और लोग ये भी मानते हैं कि खेलों के माध्यम से वो अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो ये पहलवान हैं, ये लोग निम्न वर्गों से आए हैं, कोई बहुत रईस परिवारों से नहीं आए हैं। तो उनके लिए एक ये अपवर्ड मोबिलिटी का एक ज़रिया है कि हम लोग कैसे अपना जीवन को सुधार करें। वहाँ पर ये एक गलत संदेश जाता है, जो बहुत सारे जो युवा लोग हैं जो रात दिन कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें एक मुद्दा जो आप बोल गए वो है फौज वाला भी, अग्निवीर वाला भी, जिसमें भी युवा जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये संदेश गलत जाता है। एक ये भी तो है, एक ये भी है, विनेश को टिकट देकर कांग्रेस ने भुना लिया पूरा। एक ये भी है कि हरियाणा में एक मुहावरा है कि बेटी की इज्जत, कि किसी भी समाज की बेटी हो, बेटी की पूरे हरियाणवी सोसाइटी में मैसेज रहता है कि कोई किसी भी समाज की बेटी हो, पूरे हरियाणा की बेटी होती है। तो बेटियों की इज्जत एक ऐसा मुहावरा है जो ठीक ठाक डेंट कर रहा है बीजेपी को। और विनेश फोगाट क्योंकि इस प्रोटेस्ट का लीडिंग फेस थी, तो उसका फ़ायदा तो मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस को हो रहा है। आप बताते हैं, आप बात करते हैं कि चुनाव में जो बीजेपी, कांग्रेस हैं और भी राजनीतिक दल हैं, जैसे जेजेपी और INLD, भाई लोकदल, एक वक्त 2009 तक उनका दबदबा था हरियाणा के चुनाव में। मतलब वो सबसे सिंगल बड़ा फैक्टर थे। उनके इर्द गिर्द ओम प्रकाश चौटाला परिवार, उनका परिवार अलग हो गया, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अलग हो गए, अभय चौटाला अलग हो गए। इस बार INLD ने मायावती के साथ अलायंस किया है। 20% के ऊपर यहाँ दलित हैं। कुछ मिलेगा? अभय चौटाला को खुद अनला बात से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लेकर के बहुत माहौल बन रहा है कि बीजेपी के साथ है, क्योंकि गोपाल कांडा, जो क्या नाम है उनकी पार्टी का, हलोप्पा से उम्मीदवार हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं उनके लिए। तो अभय चौटाला का कुछ बनेगा इस बार?
आईएनएलडी का? देखो, जो लोकदल फोर्सेस रही हैं वो बेसिकली सेंट्रल हरियाणा में काफ़ी सक्रिय रही हैं, ठीक है। और जो खासकर जो पेजेंट हरियाणा है, किसान हरियाणा है, उसकी पार्टी माना जाता रहा है। देवीलाल को चैंपियन माना जाता था पेजेंट मूवमेंट्स का और पेजेंट जो कोज थे उनके लिए। लेकिन जो ये स्पेस है ये सारा 2014 के बाद सिकुड़ता चला गया। परिवार में 2019 में टूट आई और उसके बाद 2019 में दुष्यंत चौटाला का बीजेपी के साथ जाना, वो सेंट्रल हरियाणा को या पेजेंट हरियाणा को कम से कम खला। और जब किसान आंदोलित थे तो उनको ये लग रहा था कि जो चौटाला परिवार है, जो खासकर दुष्यंत चौटाला हैं, वो सत्ता को छोड़ेंगे, डिप्टी सीएम पना अपना छोड़ेंगे और किसानों के साथ आके बैठेंगे। वैसा नहीं हुआ, तो एक ये मामला है। दूसरा, अभय चौटाला ने नो डाउट अपने विधायकी से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम है उसमें जैसे गोपाल कांडा वाला ही है। गोपाल कांडा बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी ने उनके लिए अपना कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस करवा दिया और उसके लिए अभय चौटाला वोट मांग रहे हैं। इसका मैसेज गलत गया, नहीं तो इन्हें लोग कम से कम 10 से 12 सीटों पे आज के टाइम पे स्ट्रॉन्ग थी। आज अब भी जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो 5 से 6 सीटें लेके आएगी। एक ये था कि अब की बार चलो नेशनल। कौन कौन सी सीटें जो आईएनएलडी जिसमें स्ट्रांग आपको लगती है? अभी के लिए डबवाड़ी, रानिया, एलनाबाद, तिगांव और अटेली और बरवाला, नरवाना, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अच्छी फाइट, और यमुनानगर, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फाइट इनेलो दे रही है। एलनाबाद से खुद अभय चौटाला लड़ रहे हैं। हाँ, और बरवाला में मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, जो सात संजना सातरोड लड़ रही हैं, क्योंकि वहाँ से शैलजा जी के करीबी टिकट मांग रहे हैं, उनको नहीं मिला। तो वो कांग्रेस का जो काडर है वो बहुत खुश नहीं है जो मौजूदा टिकट दिया गया है उससे। नहीं, वो भी नहीं चक्कर है। दूसरा, जो कांग्रेस ने टिकट दिया है रामनिवास घोडेला का को, उनका सीडी कांड में नाम था। बेसिकली एक हरियाणा में कांड हुआ था जिसमें सीएलयू ज़मीन का जो पर्पस होता है उसको बदलने के लिए पैसे रिश्वत मांगी गई थी, तो उसमें रामनिवास घोडेला भी थे। तो वहाँ पे हिसार है, जींद है, ये पेजेंट बेल्ट है। किसान आंदोलन बहुत मजबूत था, बरवाला से सबसे ज़्यादा किसान थे आंदोलन में, तो उसी में ऐसे आदमी को दे दिया जो किसानों की ज़मीन के लैंड यूज़ बदलने के पैसे मांग रहा है। तो ये क्लासिक गलती है। मतलब जब ये आप ये मानिए कि बेसिकली जो टॉप लीडरशिप है वो समझ ही नहीं होती कि ग्राउंड पे किस आदमी की पहचान किस वजह से। बंटवारे में ऐसा नहीं, कांग्रेस हाँ, से भी गलती है। सिर्फ हुड्डा की चमची मारता था वो रामनिवास घोडेला, इसीलिए उसको दे दिया टिकट। वही मैंने बताया ना, हुड्डा जी ने अपने आप को सबको बुलडोज कर दिया। आपको लगता है सर ये अभय चौटाला की पॉलिटिक्स क्या इस बार रिटर्न ऑफ आईएनएलडी होगा? पिछली बार सिर्फ वो एक सीट पर सिमट गए थे, खुद अभय चौटाला जीते थे एलनाबाद से। तो क्या इस बार आईएनएलडी जिनके साथ अलायंस है बीएसपी का, मायावती भी खूब मेहनत करी, उन्होंने खूब कई रैलियां की हैं, आकाश आनंद कर रहे हैं, इस बार बसपा और आईएनएलडी ने जमीन पर मेहनत करते हुए नजर आए वो लोग। कुछ बनेगा, कुछ मिलेगा इनको? क्या फैक्टर रहेंगे? मुझे उम्मीद नहीं है। उसका कारण ये है कि हम लोग जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर उनके इतिहास को थोड़ा सा देखें और पूरे देश के संदर्भ में समझें तो उसे हमें थोड़ी समझ आएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20-25 सालों में कई क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया, चाहे वो शिवसेना के साथ हो महाराष्ट्र में, चाहे असम गण परिषद के साथ हो, चाहे बीजू जनता दल के साथ उड़ीसा में हो, शुरू में ममता बनर्जी के साथ भी, और इसी तरह से कर्नाटका में जेडीयू के साथ हो। और धीरे धीरे एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी जो है इन सब जो क्षेत्रीय दल हैं इनको खा गई। और हरियाणा में भी यही हुआ कि हरियाणा में जब भाजपा की सरकार आई 2014 के पहले, वो हमेशा लोक दल के कंधों पर आई। उसने यानी उसका जो एक छोटा पार्टनर था वो बीजेपी थी। और धीरे धीरे जो देश में और जो क्षेत्रीय दलों की हालत हुई वही हालत लोकदल की हरियाणा में हुई कि जो लोकदल की जगह थी उसमें भाजपा आ गई। यानी कांग्रेस के विरोध में कभी कोई बात चलती थी तो भाई दूसरा राजनीतिक दल कौन सत्ता में आएगा, तो वो लोकदल होता था कांग्रेस के विरोध में। अब कांग्रेस के विरोध में अगर कोई सत्ता दल आएगा तो वो भाजपा आएगी। तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। इसलिए वो जगह अब बहुत सिमट गई हैं। अब अगर चौटाला समझें कि हम वापस वैसे के वैसे आ जाए, नहीं, अब सबका अपना सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। किसी तरह से जो उनका गृह क्षेत्र है उसमें जो 2-4 सीटें मिल जाएं, जो पहले पूरे हरियाणा के ऊपर एक तरह से तय करते थे हरियाणा की राजनीति, अब वो अपनी अस्मिता बचाने में लगे हुए हैं। अपनी अस्मिता बचाने लगे, इतना ही। चलिए कुछ बड़े कैंडिडेट्स की बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला चुनाव जीत सकते हैं, उचाना से लड़ रहे हैं। उनके अगेंस्ट ब्रिजेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, छोटू राम के परिवार के हैं। दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव जीत पाएंगे अपना? क्या लगता है आपको? नहीं जीत पाएंगे और चौथे नंबर पे भी रह सकते हैं। वहाँ पे जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं
वो भी अचंभित कर सकते हैं। बाकी ब्रजेंद्र आज के टाइम पे थोड़ा आगे दिख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री, जेजेपी के उप-मुख्यमंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के सर्वे प्रैक्टिकली कह लीजिए चुनाव हार जाएंगे। जी, चुनाव हार जाएंगे। जेजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी हरियाणा में। जेजेपी के लिए जो रूरल जो लोग हैं वो मुहावरे घड़ रहे हैं कि ये जमानत जब्त पार्टी हो गई है। अच्छा, जेजेपी जमानत जब्त पार्टी। ये बढ़िया है चुनाव में। अच्छा, सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग है तोशाम की सीट, जहां से किरण चौधरी छोड़कर बीजेपी आ गई हैं राज्यसभा सांसद। उनकी बेटी श्रुति चौधरी लड़ रही हैं और श्रुति चौधरी के अगेंस्ट उन्हीं के कज़न अनिरुद्ध लड़ रहे हैं। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार हैं, पोते और पोती हैं। उस सीट पर आपको क्या लगता है? उसमें अनिरुद्ध चौधरी बाजी मार जाएंगे। उसका एक रीज़न ये है कि अनिरुद्ध चौधरी ने अपने आप को इस बार बहुत साइलेंट रखा है, और दूसरा ये है कि जो तोशाम है वो भी किसान आंदोलन में सक्रिय बेल्ट थी। किरण चौधरी अगर इंडिपेंडेंट खड़ी कर देती अपने बेटे को, बीजेपी टिकट ना लेके आती, तो किरण चौधरी बहुत मजबूत होती। जो वो खाटी किसानी बेल्ट में बीजेपी के सिंबल के ऊपर बटन दबाने में किसानों को दिक्कत हो रही है, इसलिए अनिरुद्ध चौधरी को एक बेनिफिट मिलेगा। विनेश फोगाट, मैं अभी सर से भी पूछूंगा कुछ नाम। विनेश फोगाट चुनाव जीत जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं? जीत जाएंगे। 30,000 मार्जिन रहेगा। 30,000 तो बहुत बड़ा मार्जिन बड़ा मार्जिन रहेगा। कुछ बड़ी जीतों में से आपको लग रहा है हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। एक और सीट पर मैं चाहता हूं कि आप बताएं, जो चुनाव है गोपाल कांडा वाली सीट जिस पर चर्चा कर रहे थे सिरसा में, उनके सामने गोकुल सेतिया लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, पिछली बार इंडिपेंडेंट अच्छा चुनाव लड़े थे। गोपाल कांडा जीत जाएंगे चुनाव, ये फंसा हुआ है? गोपाल कांडा चुनाव हार रहे हैं सिरसा से। हार रहे हैं? हाँ। ये बहुत बड़ा मेजर सेटबैक होगा। किसके लिए? बीजेपी के लिए, गोपाल कांडा के लिए? बीजेपी, नेलो और हलोपा तीनों के लिए। तीनों के लिए होगा। सीएम नायब सिंह सैनी, उनके अगेंस्ट कांग्रेस के सिटिंग विधायक है मेवा सिंह लाडवा से। राहुल गांधी रैली करके आए, आप भी गए रिपोर्टिंग करने, हम भी गए। उस सीट पर क्या सीएम चुनाव जीत सकते हैं? क्या सीएम की सीट, खुद की सीट फंसी हुई है? फंसी हुई है। जीत और हार इनेलो के कैंडिडेट के ऊपर तय करेगा वहाँ पर। और आज के टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि सीएम सैनी सेफ नहीं है। उनका चुनाव 5,000 वोटों से झूल रहा है। वो ऐसे कर रहा है। वो 5,000 वोट जो हैं वो आखिरी के 4 और 5 तारीख को डिसीजन लेती हैं, और आखिरी के दिनों में कांग्रेस का चुनाव उठता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीएम सैनी का चुनाव फंसा हुआ है। सीएम सैनी का आपको सर आपको लगता है विनेश का चुनाव क्लियर है? बिल्कुल नहीं, विनेश का बिल्कुल जो रिपोर्ट्स हम लोग देख रहे हैं अखबारों में या जो हमारे दूसरे स्रोत हैं जिनसे हम पता करते हैं, उसमें बिल्कुल कोई उसमें शक नहीं है। बीजेपी की स्ट्रांग बेल्ट रही है कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और कुरुक्षेत्र में लाडवा में खुद सीएम लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या लग रहा है वहाँ से आप क्या एनालिसिस है जो आप पढ़ रहे हैं, आपके लोगों से बात हुई है? बिल्कुल देखिए, उस क्षेत्र में भी बीजेपी का जो समर्थन आधार था उसमें छेद हो गया है, और इसलिए आप किसी का भी नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, चाहे वो चीफ मिनिस्टर जो कोई हो, क्योंकि जब हवा आती है तो मैं जो सबसे अच्छा उदाहरण मानता हूँ कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जो इतनी सशक्त नेता थी रायबरेली से सन 77 में, तो फिर बाकी नेता तो बहुत छोटे हैं, छोट भैया हैं। आप उनके बारे में हम लोग ये कहें कि वो हारेगा जीतेगा। जब इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत जो चुनाव हार सकती है प्रजातंत्र में, तो फिर सैनी और बाकी लोग तो बहुत छोटे हैं उस राजनीति के में कद के हिसाब से। आपको लगता है अगर वेव है कांग्रेस की, तो फिर बिल्कुल आपको लगता है वेव है कांग्रेस? बिल्कुल, बल्कि बहुत अधिक एक तरह से ये लहर लग रही थी, उसमें थोड़ा सा ठहराव मुझे लगता है। 90 में कितनी सीट्स आपको लगता है? अगर वेव है तो फिर 60 प्लस होनी चाहिए। हाँ, 60 मतलब 55 और 60 के बीच में आप मान के चलो। और अगर हवा ने सचमुच में ही अपना गति जारी रखी है तो फिर आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर हवा आंधी हवा है, ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं, हवा, आंधी, तूफान। ठीक है, हवा है तो 55 सीटें आएंगी। 55 है। और आंधी आई तो 65 प्लस आएंगी, और तूफान है तो 70 से पार हो जाएगी। तो 70 से पार होने की भी संभावना लगती है आपको? लेकिन 55 तो मिनिमम है। मतलब जैसे कांग्रेस का चुनाव क्या है, देखो, जो कांग्रेस को थोड़ा कवर करते हैं उनको पता है कि कांग्रेस का चुनाव ट्रेडिशनली आखिरी 2 दिनों में उठता है। ठीक है, और अगर आखिरी 2 दिनों में जैसा कांग्रेस का चुनाव उठता है वैसा उठा, तो मैं इसको आंधी वाली कैटेगरी में रखूँगा, ना तूफान में ना हवा में। और आंधी वाले मामले में 65 प्लस हो सकता है। आंधी वाले चुनाव में 65 प्लस हो सकता है। राव इंद्रजीत, कई जो राजनीतिक परिवार हैं उनके भी साख का चुनाव है। राव इंद्रजीत अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। राव आरती नाम है। राव जी केंद्रीय मंत्री भी हैं। हाँ,
क्या लग रहा है, उनकी बेटी चुनाव जीतेंगी या फिर वहाँ भी उनको जो मुझे लगता है कि बहुत कड़ी चुनौती मिल रही है उन्हें कांग्रेस के कैंडिडेट से? कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं, इनेलो के कैंडिडेट से, ठाकुर अतर सिंह है। हाँ सॉरी माफी। हाँ, तो जो ठाकुर साहब हैं वो अच्छी वोटें खींच रहे हैं वहाँ पे और जीत जाएंगी, लेकिन आरती 10,000 के आसपास जीत जाएंगी चुनाव। आपको भी लगता है आपकी जीत? नहीं, बिल्कुल इसलिए कि राव इंद्रजीत ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा वहीं लगा दी है। जो डोर टू डोर कैंपेन जिनके बारे में कहा जाता था कि वो खुद कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते हैं, वो पिछले 1 महीने से वहीं पर हैं। और वहाँ पर भाजपा के और जो बड़े नेता हैं दूसरे समाजों के, राजस्थान से, यूपी से योगी जी, राजस्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत, ताकत लगा दी है। उन सबको उन्होंने वहाँ पर बुला लिया है। और एक प्रतिष्ठा है, जो लोग कहते हैं ना, पगड़ी उतार के नीचे लोगों के चरणों में रख देना, कर देना कि भाई मेरी इज्जत है, मुझे ये चुनाव जितवा दो। कुछ युवा चुनाव नेता लड़ रहे हैं, वर्धन यादव। हाँ बोले अब क्या? इसमें मैं एक और करना चाहूँगा, लाल परिवारों के ऊपर बात होनी चाहिए। जैसे हरियाणा में 3 लालों से भजन लाल, बंसीलाल, देवीलाल, तो इसमें जो भजन लाल परिवार है वो छूट गया। कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, भव्य बिश्नोई, आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव भी फंसा हुआ है। और ये मतलब अगर वो मोदी जी भी रैली कर गए उनके लिए, करके गए हैं, अगर वो चुनाव झूल जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा। तो और अब की बार पहली बार होगा हरियाणा में कि तीनों लाल परिवारों से सबसे कम लोग विधानसभा में पहुंचेंगे। हर बार 5 से 7 लोग लाल परिवारों के विधानसभा में होते हैं। अब की बार हरियाणा विधानसभा में तीनों लाल परिवारों से 3 से ज़्यादा विधायक नहीं होंगे। जैसे श्रुति, अब देखिए श्रुति और अनुरोध में कोई भी जीता एक तो जाएगा ही जाएगा। अभय चौटाला आपको लगता है चुनाव जीत सकते हैं? 2 हो गए। अब उसमें तीसरा नाम जो आप ले रहे हैं भव्य बिश्नोई का, उनका 3, मैं कह रहा हूँ कि हर बार 6 से 7 होते हैं। अब की बार 3 लाल परिवारों के 3 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन उसमें जो एक गहनता वाली बात है कि हरियाणा की राजनीति को पर जो तीनों लालों का वर्चस्व रहा, अब वो वर्चस्व ख़त्म हो गए हैं। अब वो सिर्फ अपने गृह क्षेत्र में बिल्कुल एक छुट भैया की तरह कि भाई ये क्षेत्र हमारे लिए छोड़ दो, हमारे खाने पीने के लिए। चाहे एक विधानसभा हो, मतलब भजनलाल का परिवार सिर्फ आदमपुर तक सीमित हो गया, बंसीलाल का परिवार सिर्फ तोशाम तक सीमित हो गया, चौटाला साहब सिर्फ सिरसा तक सीमित हो गए। यानी कि जो पूरे हरियाणा पे जिनकी चर्चा होती थी, अब वो एक छोटे से टुकड़े के लिए टुकड़ों तक सीमित हो गए। एक छोटे से सामंत जो पूरे हरियाणा पे जिनका राज था, अब वो बिल्कुल एक तरह से छुट भैया हो गए कि भाई हमारे लिए थोड़ा सा एक ज़मीन छोड़ दो, ज़मीन का एक टुकड़ा हमारे खाने पीने के लिए, हमारा गुजर बसर चलता रहे। अब वो हमारा गुजर बसर चलता रहे, वो उतना सीमित हो गया। और मुझे लगता है कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले टाइम में शायद भूपेंद्र हुड्डा आखिरी वंशानुगत हो सकते हैं जो हरियाणा स्तर के ऊपर राज कर रहे हो, क्योंकि अब हरियाणा में बहुत बदलाव लग रहा है। चाहे वो आरती राव हो, चाहे वो भव्य बिश्नोई हो, इन सब को चैलेंज मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया। तो कैथल से मुझे लग रहा है रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट भी बहुत आसान नहीं है। अभी के लिए मजबूत स्थिति में आ गए हैं, 5-7 हज़ार से लीड में आ गए हैं। 1 हफ्ते पहले तक गड़बड़ था, लेकिन जो उनके सामने कैंडिडेट हैं लीलाराम गुजर, वो ठीक ठाक बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। उस बेवकूफ़ियों के कारण आदित्य सुरजेवाला आज सेफ जोन में है आज के टाइम में। हरियाणा में हमेशा इंडिपेंडेंट, आखिरी सवाल, मतलब इसके बाद हम लोग चर्चा खत्म करेंगे। मुझे लग रहा है ओवरऑल हरियाणा में पूरी हम लोगों ने जनता अगर देखेगी, उन्होंने चुनाव फॉलो नहीं किया तो A to Z को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है चुनाव में। निर्दलीय हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहे हैं। पिछली बार भी निर्दलीय ठीक ठाक मात्रा में चुनाव जीते। इस बार भी कांग्रेस के बागी और बीजेपी के कुछ बागी मजबूत हैं, जैसे अंबाला से चित्रा सरवरा इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। भूपेंद्र हुड्डा कैंप की हैं, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा कैंप के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ गए, और मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं पीछे सपोर्ट ही ना कर रहे हैं उनको। अनिल विज के सामने हैं, क्या लग रहा है उनकी कुछ बात है, बन सकती है, लड़ाई में है, या फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच ही रहेगा? चित्रा सरवारा मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके अलावा कम से कम भी हरियाणा में 6 से 7 सीटों पर निर्दलीय अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। सावित्री जिंदल, हिसार, बिल्कुल वो मजबूत हैं। और इसके अलावा भादुड़ से राजेश जून हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा बड़ौदा सीट है जो हुड्डा के बिल्कुल एक हिसाब से बगल में है, वहाँ पे कपूर नरवाल अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे निर्दलीय ठीक ठाक वोटें खींच रहे हैं। इवन जो उचाना की बात करें, जो दुष्यंत चौटाला लड़ रहे हैं, वहाँ पे निर्दलीय सरप्राइज़ करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ, अच्छी वोटें लेके जाएंगे। तो ये है। और मेरे हिसाब से 5 से 7 सीटें ऐसी अब की बार रहेंगी। महम से बलराज कुंडू हैं, तो ये ऐसी सीटें रहेंगी कि जिनमें है पोटेंशियल है कि निर्दलीय सरप्राइज़ करेंगे। मंदी पुनिया का आकलन 90 में से कितनी सीटें?
मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ सीटें देने में, इसलिए मैं कांग्रेस को 55 से 60 दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो आंधी वाली बात जैसे मैं मान रहा हूँ तो 65 प्लस हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव जैसे मैंने कहा कंजूस हूँ नंबर देने में, तो मैं 55 से 60 का दे रहा हूँ। और आंधी जो महसूस हो रही है 65 प्लस ये आंकड़ा जाएगा, क्योंकि आखिरी के दो दिन में चुनाव उठता है। और जो बीजेपी है उनको मैं 22 से 23 सीटें दे रहा हूँ। और इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी का चुनाव जैसे वो 4 फेजेज में उनको उठाने की कोशिश की, नहीं उठा। अगर आखिरी के 2 दिन में भी चुनाव नहीं उठा तो ये नंबर जो 22 और 23 में दे रहा हूँ ये घट के 17-18 हो सकता है। अंडर 20 भी परफॉर्म कर सकती है। अभी कह रहा हूँ कि अंडर 25 परफॉर्म करेगी, अगर आखिरी के 2 दिन चुनाव नहीं उठा तो अंडर 20 परफॉर्म करेगी। और जो इंडिपेंडेंट है 6 से 7 सीटों पे सरप्राइज करेंगे, और जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो 3 से 4 सीटें निकालेंगे। सर आपका आकलन? नहीं, बिल्कुल मेरा मनदीप के साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस को कम से कम 55 से 58 सीटें हैं, जो आज के दिन की बात है। बीजेपी 18, 20, 22 के बीच में, और बाकी 10 सीटें और लोगों के पास हैं। ये आंकलन है मेरा भी। तो हम लोगों ने बात की एक खाटी पत्रकार और एक प्रोफेसर और समाज को राजनीतिक तौर पर समझने जानने वाला शख्स। तो कोशिश की है कि अगर दर्शकों ने हरियाणा चुनाव फॉलो नहीं किया है तो हम इस प्रोग्राम और रिपोर्ट के माध्यम से आपको A to Z सब कुछ बता दें, समझा दें। तो सबको जो समझते हैं हरियाणा चुनाव को, पॉलिटिक्स, उनको लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात, सब कह रहे हैं कि अगर आंधी है तो कांग्रेस 65 प्लस भी जा सकती है। इसकी संभावनाएं भी हैं 90 सीटों में। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।